हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट। बट उस पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक कॉमन प्रॉब्लम जो सभी स्टूडेंट फेस करते हैं, और कहीं ना कहीं जो मैं तैयारी कर रहा था ना, तो मैं भी फेस कर रहा था। होता क्या यार, एक्चुअली जब हम लोग गेट की तैयारी करते हैं तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यार मेरा तो नहीं निकल पाएगा, इतने सारे बच्चे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लग के पढ़ रहे हैं, तो मैं तो कैसे ही कर पाऊंगा। पता है क्या, मेरा जेई के अंदर कोई ऐसा तो नहीं था कि आईआईटी जेई में मेरा टॉप रैंक था। ऑब्वियसली एक एवरेज रैंक था, जिसके कारण मैं आईआईटी इंदौर में एडमिशन लिया। अब जब बेटा गेट की बात आई तो कहीं ना कहीं मेरा वो एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। मतलब कि मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी कि जैसे आईआईटी जेई में रैंक लाना इतना टफ था, सिमिलरली मेरे को गेट में रैंक लाना भी बहुत टफ पड़ेगा। और ऐसे कितने सारे बच्चे होते हैं यार जो कि आईआईटी जेई में अच्छा नहीं कर पाते, जिनको एक टॉप कॉलेज नहीं मिल पाता। उनके अंदर तो ये चीज और ज्यादा बैठ जाती है कि अगर मैं आईआईटी जेई क्रैक नहीं कर पाया ना, तो मैं गेट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर भी ऐसा ही था। पता है, जब मेरा फ्रेंड सर्कल तैयारी करता था, जब वो लोग गेट के बारे में बात करते थे, मैं कहता था यार मैं तो कहां से ला पाऊंगा, इंडिया के अंदर इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, दिन रात बच्चे तैयारी करते हैं, 2-2 3-3 साल लगे रहते हैं, मैं कहां यार 6 महीने 8 महीने या 1 साल के अंदर रैंक ले आऊंगा, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो मेरा ना ये एम रहता था यार मैं किसी तरह अंडर 500 ले आऊं, अंडर 1000 आ जाऊं, है ना, इस लेवल पे कॉन्फिडेंस होता था। और शॉकिंग रियलिटी बेटा ये है कि मेरे बैच के अंदर ही मेरा तो 8th रैंक आया फाइनल ईयर के साथ, मेरे एक फ्रेंड का 16वीं रैंक आई, मेरे ही डिपार्टमेंट से एक और बच्चे की 105 रैंक आई। मतलब हम सब इतना रैंक ले आए। और जब मैं गेट का एग्जाम दे के भी निकला था ना, तब भी मैं शॉक्ड था कि मैं इतना पेपर अटेम्प्ट कैसे कर लिया, कैसे मुझसे क्वेश्चन बनने लग गए। फिर मुझे लगा यार मुझसे अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो शायद सभी से बन रहे होंगे, पेपर ही आसान होगा, रैंक तो मेरा अब भी नहीं आएगा। तो यार हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज रहती है कि गेट एक बहुत ही बड़ा एग्जाम है, इसको तो हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग आईआईटी जेई में भी अच्छा नहीं कर पाए थे। और ये जो डर होता है ना, हमें कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट रखता है। और पता है ये डर किस हद तक पहुंच जाता है एग्जाम के अंदर, ये इस हद तक पहुंच जाता है यार कि जब हम एक कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उसका आंसर सही निकाल देते हैं ना, तब भी हम डबल चेक करते हैं कि भाई मेरा आंसर सही कैसे आ गया, ये तो गेट का क्वेश्चन था, इतने महान एग्जाम का क्वेश्चन था, मेरा तो सही आ ही नहीं सकता, मुझे तो रीचेक करना चाहिए, शायद मुझसे कुछ गलती हो रही होगी, मेरे से कैसे क्वेश्चन बन गया। तो कहीं ना कहीं हम गेट को बेटा, गेट एग्जाम को एक ऐसे आसमान पे बिठा देते हैं कि हमें लगता है कि हम वहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकते, हमसे ये एग्जाम कभी क्रैक ही नहीं होगा। तो ये जो लाइफ में बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है ना, ये चीज आपके लिए बहुत डेरोगेटरी हो जाती है, बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है, और आपकी रैंक को ले डूबती है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट शेयर किया जाए, जिसके बाद शायद आप लोगों की आंखें खुल जाएं, जिसके बाद शायद आप लोगों को यह समझ आए कि हाँ यार गेट उतना भी टफ नहीं है। देखना चाहोगे एक ऐसा स्टैट, जानना चाहोगे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन? तो चलो मैं दिखाता हूं। तो देखो गेट 2022 का मैंने एनालिसिस निकाला यार पूरा। पहले मैं ईसी वालों की बात करता हूं, वरना बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल के लिए बायस्ड रहते हैं थोड़ा सा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ईसी वाले बच्चे 80,000 बच्चे रजिस्टर किए, अराउंड 80,000। उसमें बेटा देखो 26,000 बच्चे तो पहले ही गिर गए, वो एग्जाम ही नहीं देने गए। इनका काम क्या है? इनका काम है गेट वालों की अर्निंग कराना, फॉर्म भर दिए बट एग्जाम नहीं देंगे। तो 26,000 का कंपटीशन तो यहीं से खत्म हो गया। माने कि तुम 26,000 बच्चों से तो वैसे ही आगे निकल गए अगर तुम सेंटर तक पहुंच गए। समझ रहे हो? तुम 26,000 बच्चों से तो वैसे ही आगे निकल गए। अगर परसेंटेज में बात करूं, 33% बच्चों को तुमने बीट कर दिया जस्ट बाय गोइंग टू द एग्जाम सेंटर। उसके बाद देखो क्वालिफाई कितने किए? 10,000 बच्चे। यहां कट ऑफ कितनी थी क्वालिफाई करने के लिए? 25 नंबर। तो 25 नंबर से ज्यादा मात्र 10,000 बच्चे लेके आए। मैथ्स और एप्टीट्यूड का वेटेज ही बेटा 28 है। तो अगर कोई बच्चा मैथ्स, एप्टीट्यूड और एक आध सब्जेक्ट और बहुत बेहतरीन तरीके से कर ले, तो टॉप 10,000 में तो भाई वो वैसे ही आ गया, टॉप 10,000 में आ गया। समझ रहे हो कितने मिनिमम एफर्ट पे आप टॉप 10,000 में आ जा रहे हो। तो बेटा इस एग्जाम को आईआईटी जेई से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आईआईटी जेई का जो एग्जाम है वो मैंडेटरी है, उसके बिना आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन ही नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, गेट का जो एग्जाम है ऑप्शनल है। बहुत सा बच्चा गेट देता है, बहुत सा बच्चा कैट देता है, जीआरई देता है, प्लेसमेंट लेता है। तो गेट मैंडेटरी एग्जाम नहीं है। तो यहां पे जो नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो आपका कंपटीशन बेटा सारे के सारे 80,000 बच्चों से नहीं है, सिर्फ इन 10,000 बच्चों से है जो कि कट ऑफ के ऊपर जा रहे हैं। तो आप यही मान के चलो कि आप ना एग्जाम में 10,000 स्टूडेंट्स के साथ बैठ रहे हो जिनसे आपको कंपीट करना है।
और ये तो मैं कह रहा हूं अगर आप 25 मार्क्स से ऊपर ले आते तब इसमें आ जाते, कहीं आप 40 मार्क्स तक पहुंच जाते तो आप टॉप 3000 4000 के अंदर भी लाइक कर जाते। ये है गेट एग्जाम की सच्चाई बेटा। अब इलेक्ट्रिकल पे आते हैं। इलेक्ट्रिकल में देखो 97,000 के आसपास बच्चे बैठे, जिसमें सिर्फ 69,000 पेपर में अपीयर किए, यानी कितने स्टूडेंट कम हो गए, ऑलमोस्ट 27,000। तो आप उन 27,000 बच्चों को बीट कर दोगे अगर आप एग्जाम में बैठ गए। फिर 72% बच्चे तो अपीयर किए एग्जाम, उसमें से सिर्फ 12,000 क्वालिफाई हुए। कितने नंबर चाहिए थे? 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का मतलब है मैथ्स प्लस एप्टी प्लस वन मोर सब्जेक्ट। तो आप इन टॉप 12,000 बच्चों में आ जाते। टॉप 12,000 बच्चों में आ गए अगर बेटा आपके 5 या 6 सब्जेक्ट भी तैयार हैं और बहुत अच्छे लेवल पे तैयार हैं, तब तो आप ये सोच सकते हो ना कि टॉप 2000 टॉप 3000 में मेरा रैंक आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो इस चीज को बेटा पॉजिटिवली सोचो। आप ये सोचो गेट में मात्र कितने से बच्चे होते हैं जो कि सीरियसली तैयारी करते हैं, और अगर आप अपना 100% दे रहे हो, अगर आप पूरा एफर्ट मार रहे हो, तो आप कितने सारे बच्चों को बीट करके आगे निकल सकते हो। और आप हो कि एग्जाम के प्रेशर में डरे जा रहे हो, आप हो कि घबरा रहे हो, तो आप ये सोचो आपको सिर्फ 12,000 बच्चों को बीट करना है। इंस्ट्रूमेंटेशन में देखो 16,000 बच्चों ने भरा, 11,000 बच्चे दिए, 5,000 तो पहले ही ड्रॉप हो गए, 1/3। ठीक है, उसमें से 2,500 बच्चे मात्र क्वालिफाई किए। कितने नंबर चाहिए थे? 42 नंबर। इंस्ट्रूमेंटेशन का हाई स्कोरिंग क्यों है सर? क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर बहुत इजी बनता है। तो बेटा इस रियलिस्टिक स्टैट को सोचो, गेट का बहुत ही कम सीरियस क्राउड है, और आप लोग ये सोचते हो मेरे तो सर 9 ही सब्जेक्ट तैयार हुए हैं, मेरे तो सर 10 ही सब्जेक्ट तैयार हुए हैं, मैं बचा हुआ सिलेबस कैसे करूं। मैं क्या बोलूंगा आपको, रेदर देन आप ये सोचो कि 12 के 12 कैसे प्रिपेयर करें, बचे हुए टाइम में कैसे सारी चीजों को मेंटेन करें, मैं ये बोलूंगा बेटा जितना पढ़ चुके हो अगर उसी को इतना सॉलिड कर लो कि उससे आया हुआ क्वेश्चन बचे ना, तो आप टॉप 500 टॉप 100 में तो वैसे भी आ जाओगे। क्यों आप उन चीजों की चिंता करते हो कि माइनर लेवल पे एक एज लेवल का टॉपिक छूटा हुआ है? क्यों ना आप उन चीजों पे वर्क करने लग जाओ जो चीजें आपने अच्छे से तैयार की हैं। और यही एग्जाम में होगा। एग्जाम में अगर 2-4 क्वेश्चन छूट गए ना, आप उन पे इतना फोकस हो जाओगे कि जो करे हुए क्वेश्चन है अगर उनमें कोई गलती है तो आप वो गलती ही करेक्ट करना भूल जाओगे। इसीलिए बेटा ग्रीडी नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है गेट एग्जाम के अंदर, फोकस्ड होना है। जो चीजें तैयार करनी है बहुत सॉलिड लेवल पे तैयार करनी है, ये श्योरिटी होनी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स 13 नंबर का आने वाला है तो यार मैथमेटिक्स में मैं 13 में से 12 या 11 नंबर तो ले आऊंगा, रेदर देन मैथ्स मुझे पता तो सब है लेकिन सर मेरे 13 में से ना 5 ही नंबर बनते हैं। फिर बेटा ऐसी नॉलेज का कोई फायदा नहीं, फिर जो आवर्स आपने इन्वेस्ट किए उनका कोई फायदा नहीं। तो अब आप मेक श्योर कीजिए जितने सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर्ड हैं उन सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट जब आप मॉक टेस्ट लिखते हो तब 80 to 90% मार्क्स सिक्योर करो। मैं सब्जेक्ट टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, पहले ही सुन लेना, मैं बात किसकी कर रहा हूं? मॉक टेस्ट की। क्योंकि देखो सब्जेक्ट टेस्ट में क्या होता है ना, पूरे के पूरे सिलेबस से कोने कोने से क्वेश्चन छांट के डाले जाते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में जहां एक सब्जेक्ट 8 या 10 नंबर का आ रहा है और आप उसके मेजॉरिटी क्वेश्चन बना ले रहे हो, माने कि वो सब्जेक्ट तैयार है आपका, तो इसीलिए कोशिश करो जो जो आता है उसको अच्छे से कर लें। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और गेट 24-25 के बारे में सोच रहे हैं उनको भी मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि बेटा आज लास्ट डे आपके पास ना 30% सेव करने का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप आज अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो आप कोड अगर लगाओगे ना अंकित EAC, तो आपको 30% कम फीस पे करनी पड़ेगी, और यही चीज जो है आगे चल के 10% पे आ जाएगी। तो आपके पास पैसे बचाने का एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आज ही से हम जर्नी स्टार्ट करें 24-25 की एट 7 PM विद नेटवर्क एनालिसिस। तो जो भी बच्चे अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, पहला कदम बहुत सॉलिड मैनर में रखना चाहते हैं, जिनको इंजीनियरिंग में जेन्युइनली कदम जमाना है, उनके लिए नेटवर्क एनालिसिस बेटा बेस्ट सब्जेक्ट है स्टार्टिंग के लिए। इससे बेहतर सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए फटाफट सोचो मत, अनअकैडमी आ जाओ, कोड याद रखना अंकित EAC। और जिनका सपना है बेटा एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना, रेलवे ऑफिसर बनना, सिविल सर्वेंट बनना, वो लोग जा सकते हैं गेट और यूपीएससी के कॉम्बो के लिए, क्योंकि इस कॉम्बो में आपके 4 एग्जाम कवर होंगे, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, IRMS। और अगर आज परचेज करते हो यूजिंग द सेम कोड अंकित EAC तो यू कैन सेव अप टू 32%। तो अगर आपका सपना है बेटा एक ऑफिसर ग्रेड पे बनने का,
एक ऐसे लेवल पे पहुंचने का जहां आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इज्जत, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होगी। तो इस कॉम्बो को हाथ से जाने मत देना। बाकी भी अगर आप लोग को कोई डर लग रहा है इस समय पे, आप लोग के माइंड में कोई थॉट्स चल रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियोस आपके लिए और लेके आऊंगा जो कि आपके मिथ्स को बस्ट करेंगी, आपके डर को खत्म करेंगी और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। लेट्स क्रैक इट।